अगर मिड लेवल रोल्स देखा जाए तो 10 से 25 लाख के आसपास, और अगर आप मैनेजर हो, लीड हो और कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते जा रहे हो तो 25 से 50 लाख या उससे भी ज़्यादा तक जा सकता है। स्किल्स जितना डाइवर्स, जॉब मार्केट में एंट्री उतना ही स्मूथ। नॉर्मली आजकल ऐसे बोला जा रहा है कि डेवलपर्स भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फिर क्यूए का करियर खत्म हो जाएगा? क्वालिटी इंजीनियर्स कोई भगवान नहीं है। उनसे भी इश्यूज़ छूट सकते हैं, जैसे डेवलपर्स से काफ़ी इश्यूज़ छूट सकती हैं। नॉर्मली आपको करंट जॉब मार्केट कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए? आप भी हायर कर रहे हो अभी कि हायरिंग स्टॉप है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए? जो टेस्टर्स हैं, जो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर उनको ऑटोमेशन नहीं सीखना है, उसी पे रिस्ट्रिक्टेड रहना है, ऑफ कोर्स उनका डिमांड कम रहेगा, उनका शायद सैलरी भी थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर्ड टू ऑटोमेशन, एज़ कम्पेयर्ड टू एस्टेट। अगर समझो किसी को कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो कोडिंग सीखना कैसे स्टार्ट कर सकता है? ऑटोमेशन टेस्टर्स और एसडेट्स की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर किसी को ऑटोमेशन सीखना है, वो ऑटोमेशन कैसे सीखना स्टार्ट कर सकता है और कितना टाइम लगेगा नॉर्मली अगर वो किसी भी एक ऑटोमेशन टूल पे काम करना चाहता है तो? इंटरव्यूज़ के वक़्त मैं कैंडिडेट के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। अगर कोई टेस्टर है, उसको एआई के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको क्या सीखना चाहिए अगर वो एआई सीखना चाहता है तो? जनरेटिव एआई आपके जॉब्स लेने के लिए नहीं आया है, आपको और क्रिएटिव बनाने आया है। आज के मार्केट में डेवलपर्स और क्यूए दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यूए इम्पोर्टेंट है या डेवलपर्स इम्पोर्टेंट है। वो जो फाइट, वो जो तू-तू मैं-मैं होता था, वो जा चुका ज़माना। अगर समझो किसी फ्रेशर को अपना करियर स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो वो कैसे कर सकता है? अगर आप 10 साल के बाद भी वही स्किल्स यूज़ कर रहे हो जो शुरुआत में यूज़ की थी, तो डेफ़िनिटली ग्रोथ स्लो होगा। आप ये बता सकते हो कि आपने क्यों सोचा कि मैं मैनेजर बनूँगा और आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मतलब एसजेड या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्यों नहीं रहे? जब तक आप स्काई डाइविंग नहीं करोगे या रिवर राफ्टिंग में अपना पैर नहीं रखोगे, आप कभी नहीं समझोगे कि कंफर्ट ज़ोन के बाहर क्या चीज़ है। सर्टिफ़िकेशन आपको इनिशियल इंटरव्यूज़ और ये सब क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। मैनेजर में आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं। मैनेजर बनने के लिए सिर्फ़ टेक्निकल स्किल्स नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप अपने करियर को एक जर्नी समझें, ना कि सिर्फ़ एक डेस्टिनेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है सिद्धांत, जिनको अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये एक इंजीनियरिंग मैनेजर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोडिंग और ऑटोमेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप उसको कैसे सीखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो, तो आप एसजेड कैसे बन सकते हो। क्या रेंज ऑफ सैलरी एक क्यूए एक्सपेक्ट कर सकता है। क्या मैनेजर का रोल डिफिकल्ट होता है या फिर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर का। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू सिद्धांत। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिद्धांत वाधवानी, एक वर्सेटाइल लीडर विद ऑलमोस्ट अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री। अभी मैं इंजीनियरिंग मैनेजर एसडेट के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ एट न्यूफोल्ड डिजिटल, जहाँ मैं एक टीम ऑफ अराउंड 35 एसडेट्स और क्यूएस को मैनेज करता हूँ अक्रॉस मल्टीपल जोग्राफिक लोकेशंस, बहुत सारे लोकेशन से अर्जेंटीना, इंडिया, कनाडा, यूएस। टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेरा पैशन मुझे यहाँ तक ले आया है, और मेरा फोकस टेक्नोलॉजी और जनरेटिव एआई के यूज़ पे रहता है मोस्टली। और उससे टेस्टिंग और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, यही मैं मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और मेंटरिंग के थ्रू नए लोगों को गाइड करने में बहुत प्रभावित रहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मी। थैंक यू एंड या ओवर टू यू सिद्धार्थ। तो सिद्धांत, आप आपके करंट कंपनी में मेरे को लगता है अराउंड 6 ईयर से सेम ही कंपनी में काम कर रहे हो, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो कि आप सेम कंपनी में 6 साल से क्यों हो? नाइस। ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं। 6 साल तक एक ही कंपनी में क्यों रहा? वैसे मेरे कंपनी में लोग 15 से 20 साल से भी हैं, पर हर एक के अपने रीज़न्स होते हैं। तो आपको ऑर्गनाइज़ेशंस के कोर सिस्टम्स, प्रोसेसेस और कल्चर को समझना हो तो वो मेरा मेन आंसर रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर। इसलिए मैं काफ़ी टाइम तक टिका रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे ये सब डीपली समझना था और वो टाइम मिलता था कंपनी के थ्रू। मेरे जो इमीडिएट मैनेजर्स थे, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे,
और ये जर्नी बहुत स्मूथ रही उसकी वजह से। सो मेरी जर्नी इस वजह से लंबी रही है क्योंकि मुझे यहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। एक ही कंपनी में काम करते हुए मैंने मल्टीपल रोल्स हैंडल किए, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, नए चैलेंजेस आए और वही सब से सीखने का मौका मिला। सो मुझे जेनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट्स करने का स्कोप मिला, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स पूरा स्क्रैच से रीडिफाइन करने का स्कोप मिला, जो शायद ही कोई नई कंपनी में ऑन द स्पॉट चांसेस मिलते हैं। सो मुझे वो पूरा प्रोसेस स्ट्रेंथन करना था और अपने अंडर जो नए लीडर्स को डेवलप कर रहा हूँ, उनको गाइड करना, उनको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करके उनको पूरा एक जर्नी दिखाना। मेरा पूरा क्या जैसे बोलते हैं कि पूरा मतलब फोकस उसी पे लग गया कि अम, अगर आपको लगता है कि आप सीख रहे हो, इनोवेट कर रहे हो और मतलब कोई रुकावट नहीं है आपकी जर्नी में, तो मैं सामने से कहता हूँ कि रुकना पूरा वर्थ इट है। पर अगर आपको ऐसा लगता है, हल्का-सा भी लगता है कि स्टैग्नेंट फ़ील हो रहा है वो रोल में या कंपनी के ग्रोथ में या कोई टेक्नोलॉजी जो आपको मनपसंद है, जो आप फ्री टाइम में भी नहीं कर पा रहे हो और ऑन द जॉब भी नहीं कर पा रहे हो, देन आई वुड से इट्स टाइम टू री इवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। सो या करेक्ट। मतलब हम लोग एक कंपनी में रह के भी ग्रो कर सकते हैं, करेक्ट? यस, दैट इज़ राइट। तो सिद्धांत, नॉर्मली हम लोग जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बात करते हैं तो सैलरी की बात करते हैं, और क्योंकि आप मैनेजर हो तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मैनेजर को पता रहता है कि टीम में किसको कितनी सैलरी मिल रही है। तो राइट। आप ये बता सकते हो क्या रेंज ऑफ सैलरी एक क्यूए एक्सपेक्ट कर सकता है? हुँ, हुँ। वैसे हर कंपनी का अप्रोच अलग रहता है। कई कंपनीज़ अभी तक क्यूए को बैक ऑफिस रोल की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ उनको कॉम्पेंसेशन लिमिटेड मिलता है। एंड अगर देखा जाए इंडिया में मेजर सिटीज़ जैसे बैंगलोर, पुणे या अगर अब्रॉड भी देखा जाए यूएस, यूरोप में टेस्टिंग रोल्स के पे पैकेजेस डेफिनिटली ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं। मुंबई में हालाँकि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर, पुणे या गुरुग्राम देखा जाए, बट फिर भी ये भी सच है कि कभी आपको सैलरी और रिकॉग्निशन के लिए टेस्टिंग से डेवलपमेंट रोल्स में शिफ्ट करने का प्रेशर फ़ील होता है। इंडस्ट्री डायनामिक्स का स्टेटस भी देखो तो काफ़ी फ़ास्ट चेंज हो रहा है। सो बीइंग वर्सेटाइल विद दीज़ स्किल्स इज़ क्रूशियल। अभी 2024-2025 में क्यूए प्रोफेशनल्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ते जा रही है। पूरा ट्रांज़िशन हो रहा है फ्रॉम क्यूए टू ऑटोमेशन टू एसडेट्स। अभी आप काफ़ी सुनोगे कि एसडेट्स का रोल प्रसिद्ध हुआ है, राइट? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जनरेटिव एआई जैसे टूल्स भी सीखें लोग, एम्ब्रेस करें और जो भी नए टेक्नोलॉजीज़ है, ऐसे नहीं कि फंक्शनल पे रिस्ट्रिक्टेड रहो, नॉन फंक्शनल भी सीखो, ऑटोमेशन, सीआई/सीडी, डॉकर, मतलब लिमिट कहीं है नहीं। जैसे बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट, वैसे ही हम हमारे फील्ड में लिमिट्स नहीं होता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता। सो अगर सैलरी की बात किया जाए तो इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से मैं बता सकता हूँ फ्रेशर्स को रफली 4 से 10 लाख पर एनम मिल जाता है। अगर मिड लेवल रोल्स देखा जाए तो कहीं 10 से 25 लाख के आसपास, और अगर आप मैनेजर हो, लीड हो और कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते जा रहे हो विद रीसेंट टेक्नोलॉजीज जैसे सीआई/सीडी पाइपलाइंस मैंने कहा, या क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग और एआई टेस्ट स्ट्रैटेजीज या कुछ नया सीख रहे हो, तो 25 से 50 लाख या उससे भी ज़्यादा तक जा सकता है, डिपेंडिंग इफ यू आर ऑन जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनीज। उससे थोड़ा डिफरेंस मैटर करता है ऑफ कोर्स, बट या इट ऑल डिपेंड्स आपका स्किल सेट कैसा है, आपका डोमेन नॉलेज कैसा है, एंड या आइडियली यही सैलरी रेंजेस रहते हैं। सो बहुत लोग वैसे बात नहीं करते, बट या दिस इज व्हाट इट इज। करेक्ट है। तो सिद्धांत, अगर समझो किसी फ्रेशर को अपना करियर स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो वो कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। फ्रेशर्स के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने के लिए सबसे पहले उनको टेस्टिंग सीखना चाहिए, जैसे मैनुअल अप्रोच। आई वांट मैं मैनुअल टेस्टिंग नहीं बोलूँगा, बट टेस्टिंग फ्लोज़ मैनुअली।
दैट्स द राइट वे आई वुड पुट इट। सो ये आपको शुरुआत से ही सबसे बेस्ट वे है सीखने का। एंड ये आपको सॉफ्टवेयर का यूज़र पर्सपेक्टिव समझने में काफ़ी मदद करता है। आज के ज़माने में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ है, सर्टिफ़िकेशंस है व्हिच हेल्प्स कि आपको फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप हो और आपको वो पूरा सिखा सकता है। बट वही अंत नहीं है, दैट्स नॉट द एंड। आज मार्केट में ऑटोमेशन की डिमांड काफ़ी है, सेलेनियम है, रोबोट फ्रेमवर्क है, वेबड्राइवर आईओ, साइप्रस, टूल्स, फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं। इनफैक्ट जेनरेटिव एआई लास्ट ईयर से काफ़ी धमाका करा, आप सब जानते हो। सो एआई टूल्स का बेसिक एक्सपोज़र भी लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में यही काफ़ी रेलेवेंट होगा। लेकिन कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ होते जा रहा है। आपको अपनी रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग बनानी है। उसके लिए थोड़ा कोडिंग नॉलेज आना चाहिए। अम, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है ऑफ़ कोर्स। पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 से 12 महीने सिर्फ़ लर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए। जो आपने कॉलेज या स्कूल टाइम में सीखा होगा, बहुत बेसिक वर्ज़न है। ऑन द जॉब काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, बट जब आप कोर्सेज़ करोगे, आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिलेगा कि ओके, पाइथन या जावा आपका बेस लैंग्वेज बना दो, काफ़ी सिंपल है, वहाँ से आप स्केल कर सकते हो एंड उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। सो आपको थोड़ा बेस एक्सपीरियंस, थियोरेटिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड देन आप इमीडिएटली ऑन द जॉब डिलीवर भी कर सकते हो। सो करेक्ट। तो सिद्धांत, आपने अभी कोडिंग की बात की, करेक्ट? तो हुँ, हुँ, नॉर्मली क्या होता है, अगर समझो किसी को कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो कोडिंग सीखना कैसे स्टार्ट कर सकता है? ओके। अम, वैसे मैनुअल, जैसे मैंने समझाया कि टेस्टिंग मैनुअली दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अ, उसी समय आप कोडिंग जैसे बहुत सारे कोर्सेज़ और सर्टिफ़िकेशंस रहते हैं, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। हम हमारे जैसे जैसे हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग ये देखेंगे। वैसे ही काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं बड़े कंपनीज़ के, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, जिनको कोडिंग सीखना हो, वो अपना एक नेटवर्क बनाएँ, ये सब कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लें। अगर इन पर्सन में विज़िट नहीं कर पाते हो, वेबिनार्स रहते हैं ऑनलाइन, बट अपना प्रोफ़ेशनल नेटवर्क जैसे ही बढ़ाते जाएँगे, चाहे कंपनी में हो, चाहे कॉलेज के नेटवर्क में हो या चाहे लिंक्डइन पे हो। लिंक्डइन भी काफ़ी सॉलिड प्रोफ़ेशनल मीडियम है। वहाँ से लोगों से कनेक्ट करो, उनका पोस्ट पढ़ो, न्यूज़लेटर्स पढ़ो, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। और वैसे ज़माना तो जा चुका कि बुक्स और ये सब पढ़ो, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा, काफ़ी सारे बुक्स हैं जो कोर फाउंडेशन स्किल्स और बेस सेट करते हैं इंसान का। सो अगर आप याद रखोगे कि द कंप्लीट रेफरेंस बुक्स, ओराइली और ये सब काफ़ी सारे बुक्स थे पास्ट में। अभी कोर्सेज़, सर्टिफ़िकेशंस है नॉट ओनली कोडिंग रिलेटेड, इवन टेस्टिंग, ऑटोमेशन में किसी को स्केल अप करना है, काफ़ी कुछ है। इनफैक्ट जनरेटिव एआई पे भी काफ़ी सारे बुक्स आ चुके हैं। सो अ, अगर मैं अपना टेबल दिखा सकता, मेरे पास टन्स ऑफ बुक्स पड़े हैं सामने-सामने कि कभी मुझे ये टॉपिक पे ग्लांस करना हो या वहाँ से इंस्पिरेशन लेना हो और अपनी टीम को कुछ सिखाना पड़े, तो ये सारे फैक्टर्स भी रहते हैं। सो अगर कोई पूरा पैशनेट और मोटिवेटेड है कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है एंड अम, अ, अगर कोई पाथ नहीं दिख रहा है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ जो आपको हेल्प करे। क्योंकि लोगों को कोडिंग के नाम से ऐसा लगता है कि कुछ रॉकेट साइंस है, डर लगने लग जाता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को फ़ियर है कोडिंग का, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। राइट। अगर उससे रिलेट करना चाहे तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हो जैसे रिवर राफ्टिंग या स्काई डाइविंग, वो भी एक फर्स्ट टाइम एक्टिविटी रहता है। जब आप वो आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन एरिया जैसे बोलते हैं, आप स्टेप आउट करोगे, तभी आप एक्सपीरियंस कर सकोगे कि हाँ, ये सही में टफ है या मेरी सिर्फ़ सोच थी ये, और शायद ये इतना सिंपल था कि मैंने सिर्फ़ उस पहला कदम लेने में टाइम लगा दिया। सो अम, अगर वापस कोडिंग के क्वेश्चन पे आ जाए, कोड सीखने के लिए मैं सिर्फ़ यही सजेस्ट करूँगा कि पहले पाइथन या जावा जैसे ईज़ी लैंग्वेजेज़ से स्टार्ट करो। आज एआई जैसे टूल्स पूरा कोडिंग जर्नी डिफाइन कर रहे हैं, सो काफ़ी कुछ ईज़ी हो गया। अभी आप सिर्फ़ चैट जीपीटी, जीपीटी 4 ओ, ओ1 मॉडल या जेमिनी या
जितने भी नए मॉडल्स आए हैं, उनको सिर्फ प्रॉम्प्ट करो सही से और आपको सारे प्रॉब्लम्स और ये सब के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बट कंसिस्टेंसी इज़ की। डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करो। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लो। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ ले लो, 3 से 4 महीने जो बेसिक्स है, सिर्फ वो क्रैक करने का सोचते रहो। कोडिंग सिर्फ सिंटैक्स या कमांड्स से याद नहीं कर सकते। आपको लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करना पड़ेगा। अ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो ये पूरे जर्नी में इनफैक्ट पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। एंड जैसे हम बात करें इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग, आप जानते हो ये रोल बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस का भी इम्पैक्ट हो जाता है। बट बिगिनर फेज में फ्रस्ट्रेशन होगा, आप कुछ नया सीखोगे, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। सो दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और वही ज़रूरी है। सो या तो सिद्धांत, नॉर्मली जैसे हम लोग ने कोडिंग की बात की, करेक्ट, तो नेक्स्ट अगर किसी को ऑटोमेशन सीखना है, तो आप ये बता सकते हो वो ऑटोमेशन कैसे सीखना स्टार्ट कर सकता है और कितना टाइम लगेगा नॉर्मली अगर वो किसी भी एक ऑटोमेशन टूल पे काम करना चाहता है तो? ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले लो। अभी यू हैव टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मल्टीपल पाथ्स दिखाते हैं कि चाहे आप जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज में स्किल्ड हो, वहाँ से आपका जर्नी कैसे रह सकता है। जैसे आपको यूआई मास्टरी करना है, एपीआई मास्टरी करना है, नॉन फंक्शनल एरियाज डेवलप करना है सिर्फ वो लैंग्वेज में, चाहे वेब पे फोकस है, मोबाइल पे फोकस है या क्लाउड, आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता है। अब ये सिर्फ वन एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ रहते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स रहते हैं, सर्टिफ़िकेशंस है। तो लर्निंग का पेस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे डीप लर्निंग डॉट एआई। आपको एआई स्पेसिफिक कोर्सेज़ या कुछ नया सीखना हो, यू यू कैन ट्राई दैट। ऑल्सो जैसे मैंने कहा पहले कि आप लिंक्डइन पे एक नेटवर्क बना दो, या जैसे आपके कॉलेज या कंपनी में एक लर्निंग ग्रुप इवॉल्व कर दो जो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। तो आप एक पीओसी डेवलप कर सकते हो और अपने मैनेजर या लीड को प्रपोज कर सकते हो कि ये मैंने कोशिश की, शायद ये हम अपने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में या अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो ये सब रियल टाइम फीडबैक मिलते रहता है फ्रॉम योर प्रोफेशनल्स, फ्रॉम आपके क्लोज बडीज और ये सब। और अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे मैंने कहा 3 से 6 महीने फ़ोकस लर्निंग करो। उसमें आप बेस सेट कर सकते हो, बिकॉज़ अभी सबको टेस्ट पिरामिड तो पता होगा। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, कंपोनेंट वैसे बढ़ते जाने का, बट फ़ोकस सिर्फ यूआई पे मत रखो। गेट इनटू एपीआई डिटेल्स, गेट इनटू ऑटोमेशन, गेट इनटू सीआई/सीडी, फ्रेमवर्क, डिजाइनिंग, क्लाउड, ये सब सीखते रहना। और ऑफ कोर्स जेनरेटिव एआई, बिकॉज़ अगर आप ये सब सीखते रहोगे और जेन एआई में पीछे छूट गए, फिर वापस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये सब बिल्ड करते रहने का, और बेसिक्स पे मास्टरी के बाद यही सारे एडवांस कंसेप्ट्स पे फोकस करना। ऑटोमेशन का स्किल बिल्ड होने के साथ-साथ आपका मार्केट वैल्यू भी इससे इंक्रीज़ होते रहेगा। करेक्ट। तो सिद्धांत, आपने अभी स्किल्स की बात की, तो आप ये बता सकते हो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है ऑटोमेशन टेस्टर के लिए ताकि उनको फर्स्ट जॉब मिल जाए एज अ ऑटोमेशन टेस्टर? एक ऑटोमेशन टेस्टर को सिर्फ स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। पाइथन या जावा, जैसे मैंने कहा, ये एटलीस्ट बेस लैंग्वेजेस रहते हैं। तो इनके साथ-साथ आप सेलेनियम, रोबोट फ्रेमवर्क, वेबड्राइवर आईओ, साइप्रस, प्लेराइट, इनमें से इन जैसे फ्रेमवर्क्स जो हैं, उनको सीखना पड़ेगा और उनसे थोड़ा प्रोग्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप सीआई/सीडी पे इवॉल्व हो, क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग सॉल्यूशंस, शिफ्ट लेफ्ट का तो नाम सुना होगा सबने, बट शिफ्ट राइट टेस्टिंग जैसे लॉग्स कैसे डिबग करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करते हैं, डेटाडॉग है, न्यू रेलिक है, बहुत सारे टूल्स और फ्रेमवर्क्स है। जब आप ये सब से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, आप पीओसीज़ भी कर सकते हो और अपने मैनेजर से बात कर सकते हो कि ठीक है, ये नई चीज़ें हैं, इनसे बेनिफिट आ सकता है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, बाय वर्सेस बिल्ड करो।
एआई पावर्ड सॉल्यूशंस यूज़ करो, जैसे टेस्ट केस जनरेशन है, टेस्ट डेटा जनरेशन है, बग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूज़ केसेस भी आ चुके हैं और ये कॉम्बिनेशन आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगा। क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे एडब्ल्यूएस, ओरेकल, अज़्योर या जीडब्ल्यूएस, या इनफैक्ट जेnkins या बैम्बू फॉर सीआई/सीडी ऑटोमेशन, इन सब के बेसिक सीखना भी ज़रूरी है। अभी मार्केट में जैसे आई सेड एआई बेस्ड टेस्टिंग टूल्स आ चुके हैं, तो उनका यूसेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको एआई का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और वो फ़ायदेमंद रहेगा। इनफैक्ट स्किल्स जितना डाइवर्स, जॉब मार्केट में एंट्री उतना ही स्मूथ इज़ व्हाट आई वुड से। इसलिए मैं कभी जभी भी हायर कर रहा हूँ, मैं कभी लिमिटेड टूल्स या स्किल सेट वाले बंदे को हायर नहीं करता हूँ, बंदे या बंदी को ऑफ कोर्स, बट जितना उस इंसान ने सीखा है, एक्सपेरिमेंट किया है, उससे वो इंटरनली अपने कंपनी में आके, अपनी टीम में आके वो शेयर कर सकता है, काफ़ी कुछ सीख सकता है और ऐसे ही अपना टीम का ग्रोथ हो सकता है, अपने प्रोजेक्ट का ग्रोथ, अपने क्वालिटी का ग्रोथ और इनडायरेक्टली अपने बिज़नेस का ग्रोथ। सो या करेक्ट। मतलब अगर लेकिन कोई स्टार्ट कर रहा है तो इसमें से एक-एक टूल उठा सकता है ना, मतलब वेब ऑटोमेशन का एक टूल, सीआई/सीडी का एक टूल, ऐसे करके एक बार स्टार्ट करके फिर मल्टीपल टूल्स बाद में सीख करेक्ट, सकता है, करेक्ट? करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी है, आपको सिर्फ जावा या सिर्फ पाइथन कोई एक लैंग्वेज पे फोकस करना है और वो एक पूरा पाथ बता देगा कि ओके, जावा में वेब यूआई कैसे फोकस कर सकते हो, टेस्टिंग, ऑटोमेशन, मोबाइल ऑटोमेशन, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग यूजिंग जावा, ये सब पूरा एक पाथ बता देगा, तो आप एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो। फिर आपको एनहांस करना है, कोई दूसरी कंपनी में शायद जावा ना हो, पाइथन यूज़ हो रहा हो, बट मोस्ट ऑफ इट विल रिमेन द सेम, काफ़ी कुछ सिमिलर रहता है। थोड़ा बेसिक सिंटैक्स चेंजेस रहेंगे, बट जैसे मैंने बताया कि लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट्स सेम रहता है, सो वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। करेक्ट। और प्रोग्रामिंग में भी कांसेप्ट सेम रहते हैं, बस थोड़ा सिंटैक्स चेंज होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, नॉर्मली एक टर्म आता है एसडेट, तो हुँ, हुँ। आप ये बता सकते हो कि ऑटोमेशन टेस्टर और एसडेट में क्या डिफरेंस है? ऑफ कोर्स। ऑटोमेशन टेस्टर और एसडे टूल्स के बीच बहुत ही सटल डिफरेंस है, बहुत ही छोटा-सा डिफरेंस, बट उनका स्कोप अलग होता है। एक ऑटोमेशन टेस्टर मेनली जो एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस है, उनको ऑटोमेट करता है या ऑटोमेशन फ्रेमवर्क यूज़ करके जो मैनुअल एफर्ट्स उसने स्पेंड किया है, उसको रिड्यूस करता है, जैसे रिग्रेशंस और ये सारे केसेस। लेकिन जब एसडेट का रोल आता है, ये इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार ये टर्म कॉइन किया था और फिर वहाँ से काफ़ी कंपनीज़ ने स्केल किया और ये रोल इवॉल्व होते गया। सो एसडेट रोल में इट इज़ कोडिंग हेवी एंड जहाँ आपको सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, उसका डेवलपमेंट साइकल्स और ये सब के साथ-साथ इन डेप्थ टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। सो जैसे द टर्म सेज एसडेट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, मतलब आप बेसिकली एक डेवलपर हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसको टेस्टिंग भी आता है और जो आप उस कोड को समझ सकते हो जो डेवलपर ने लिखा है, या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से कोड को मैं कहाँ ब्रेक कर सकता हूँ और बेस्ट क्वालिटी ला सकता हूँ फॉर माय कस्टमर। सो इन अ शॉर्ट नटशेल, एसडेट का काम वो है कि जो एकदम गहराई तक जाए, कोड को समझे, उनको ब्रेक करने का सॉल्यूशंस निकाले, यूनिट टेस्ट लिखे, कोड रिव्यू करे और फ्रेमवर्क्स बनाए जो एकदम पूरे प्रोसेस को स्मूदन करे, जैसे डिज़ाइन या क्वालिटी। और इनफैक्ट कंपनीज शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो एसडेट के रोल को और भी क्रूशियल बना देता है। अगर आप एसडेट बनने का सोच रहे हो तो आपको डीप कोडिंग नॉलेज तो आना ही चाहिए, बट उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस का एक्सपोजर भी लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये दोनों चीज़ होगी तो हम लोग ऑटोमेशन टेस्टर से एसजेट में ट्रांजिशन कर पाएँगे। 100% या चलिए, तो सिद्धार्थ, नॉर्मली आप अभी मैनेजर हो, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो कि आपने क्यों सोचा कि मैं मैनेजर बनूँगा और आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मतलब एसजेट या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्यों नहीं रहे? ओके, ये बहुत
बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड मुझे मुझे पता है कि जो भी जितने भी ये लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, वो काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। अगर आप देखोगे तो सिर्फ़ 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं ऑलरेडी मैनेजर हूँ, ऑलमोस्ट 30-35 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ एंड अक्रॉस लोकेशंस, अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो मैनेजर रोल चूज़ करने के पहले अ, मेरा मेन रीज़न लीडरशिप और टीम डेवलपमेंट का फ़ोकस रहा था। सो अगर आप एसडेट और ऑटोमेशन टेस्टर के रोल में आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हो, लेकिन मैनेजर रोल में आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने का स्कोप मिलता है और आप बिज़नेस से बहुत अलाइन्ड रहते हो। सो बिज़नेस इम्पैक्ट करता है बेस्ड ऑन आपके जो डिसीजंस रहते हैं और मुझे वो बहुत पसंद था बिकॉज़ ऑल्दो मैंने टेक्निकल स्किल्स काफ़ी जल्दी सीखी। मैं एक छोटे कंपनी से स्टार्ट किया एज़ अ स्टार्टअप। वहाँ पे लिटरली 1 हफ्ते में पूरा बूट कैंप रहा, जहाँ पे 6 महीने के एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस मिल गया। सो इट वाज़ एज़ अ डेवलपर मैं पूरा ट्रांज़िशन किया टू टेस्टर इनटू एसडेट एंड नाउ इनटू अ मैनेजर रोल। बट मुझे मेंटरशिप और क्रॉस टीम कोलैबोरेशंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, जो मैनेजर रोल में मुझे फुलफ़िल करने का मौका मिला। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल एस्पेक्ट छोड़ दिया। मुझे आज भी टेक्निकल डिस्कशंस, आर्किटेक्चर रिव्यूज़ और टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाने में उतना ही मज़ा आता है। मैनेजर में अ, आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं और आपका मेन फोकस जो रहता है इज़ योर टीम, क्योंकि आपको बिजनेस गोल्स के साथ साथ आपके टीम के ग्रोथ पे भी फोकस करना पड़ता है। बट अगर अगर आपको लोगों के साथ काम करना, उनको ग्रो करते देखना पसंद है, देन इट्स अ फुलफिलिंग शिफ्ट। मैनेजर बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि आप स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, लीडरशिप के साथ डेली इंटरैक्शंस रहता है, उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, ये सारे स्किल्स भी ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पैरेलली हैंडल करना पड़ता है। उसी के साथ साथ टीम बिल्डिंग है, मेंटरशिप की स्किल्स है एंड उससे आपके टीम मेंबर्स का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने का मौका मिलता है। एक इनफैक्ट अच्छा मैनेजर वो है जो सिर्फ आप अपने जो टीम मेंबर्स है उसको काम डेलीगेट नहीं करेगा, बट ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो आई प्रेफर बीइंग दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर जो एक रोल मॉडल बने, एक एग्जाम्पल सेट करे। इनफैक्ट मैं काफ़ी बार अपने टीम को भी यही बताता हूँ कि अगर रोलिंग स्टोन्स है और उनमें से मैं सबसे पहले हूँ जो अपनी टीम के साथ-साथ चल रहा हूँ, तो मैं वो स्टोन्स पे पहले चेक करूँगा कि वो गिरने वाले नहीं है या आर वो नदी के आर-पार लेके जाएँगे। सो it is like you are the manager, you are leading the way and setting the best example. So टेक्निकल नॉलेज को भी अपडेटेड रखना ज़रूरी है व्हाइल यू आर अ मैनेजर। इट इज़ नॉट कि आप इंडिविजुअल रोल से मैनेजर बन गए तो टेक्निकल की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी बार जब आप सीटीओ लेवल तक भी पहुँचोगे, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजी समझना पड़ता है कि आपका टीम, आपका जो 100 लोग का डिपार्टमेंट रहेगा, वो लोग भी क्या अचीव करना चाहते हैं। सो लीडरशिप का मतलब यही सिर्फ कमांड देना नहीं है, बल्कि इंस्पायर करना होता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक। करेक्ट। लेकिन सर ना नॉर्मली हम लोग जब मैनेजर बनते होंगे तो हम लोग टेक्निकल साइड से थोड़ा दूर होते हैं, करेक्ट? मतलब कोडिंग लिखना थोड़ा कम हो जाएगा और हम लोग टीम को हेल्प करेंगे, करेक्ट फिर? राइट। सो मैनेजर रोल और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल दोनों के अपने ही चैलेंजेस रहते हैं। जैसे अगर आप देखते हो कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल्स में आपको अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज में फोकस करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेस रिलेटिवली काफ़ी कम रहता है। अगर आप मैनेजर का रोल देखा जाए तो आपका फोकस टीम के परफॉर्मेंस और बिजनेस गोल्स पे होता है। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन स्किल्स ज़रूरी है। यही सब डेवलप होने लगता है बिकॉज़ कभी अब आप देखोगे कि एक टीम में इसने ऐसे रिएक्ट किया, मुझे ये करना है और फिर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाता है। सो
टीम के इश्यूज़ सॉल्व करना, प्रोजेक्ट डेडलाइन्स मैनेज करना, स्टेक होल्डर्स को हैप्पी रखना, ये सब मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाता है। बट टेक्निकली भी देखा जाए, आई आई वुड से येस, थोड़ा मैनेजर का रोल कम हो जाता है, बट आई वुड से खत्म नहीं होता, बिकॉज़ एट द एंड ही या शी इज़ मैनेजिंग देयर टीम। उसको अ, ये पता है कि उसको अपनी टीम से क्या चाहिए, वो डेडलाइन्स, वो गोल सेट करता है अपनी टीम के लिए जो एनुअल बेसिस पे रिव्यू होता है। सो अगर उसी को नहीं पता कि क्या क्या नया आया है, वो टीम अचीव नहीं कर पाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि एज़ अ मैनेजर यू नीड टू लीड बाय द लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आपका टीम आपको देखते रहेगा। जब आप अपस्किल खुद नहीं कर रहे हो, आपका टीम भी अपस्किल नहीं करेगा और फिर आपके खुद के परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा। सो आई वुड से द रियल मैनेजर इन, चाहे टेस्टिंग हो, डेवलपमेंट हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो, आप टेक्निकली कुछ नया सीख नहीं रहे हो, यू आर स्टैग्नेंट। सो आइदर इट इज टाइम टू चेंज और टाइम टू अनलर्न योर लर्निंग एंड लर्न समथिंग न्यू। तो सिद्धांत, मतलब आपने इस पे ऑलरेडी आंसर दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा कि मैनेजर का रोल डिफिकल्ट होता है या फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैनेजर का काम सिर्फ मीटिंग अटेंड करना होता है और लोगों को काम करवाना होता है। बिल्कुल। अ, वैसे काफ़ी केसेज़ में मैंने अपने, जब मैं 30-35 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, मैं ये भी पूछता हूँ लोगों को कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ताकि मैं उनका करियर शेप कर सकूँ। बिकॉज़ करियर पाथ डिफाइन करना पड़ता है, उनका अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उन वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग ग्रो कैसे करना चाहते हैं। तो देख, एक एक ऐसा समय आता है कि कोई लीड पोज़ीशन पे आया, टेक्निकल लीड, और उसको मैनेजरियल रोल में जाना है या प्रिंसिपल इंजीनियर और आर्किटेक्ट बनना है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो अभी यही क्वेश्चन आता है कि हाँ, शायद मैं मैनेजर बन गया तो शायद सिर्फ़ काम डेलीगेट करना है, या बिहाइंड द सीन्स मीटिंग अटेंड करूँगा और मेरा काम खत्म। तो शायद मैं मैनेजर बन जाऊँ, फिर एंड में तो वीपी या सीटीओ बन जाऊँगा और मैनेज करते रहूँगा। बट दूसरी जगह, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी काफ़ी काम आता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता, सो काफ़ी कुछ नया सीखने मिलता है। जो पैशनेट रहते हैं, उनको कुछ नया सीखना है और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है। सो अगर कोई उतना स्ट्रेसफुल पेन नहीं लेना चाहता कि मैं दूसरों को क्यों सिखाऊँ, दूसरे मेरे बेनिफिट्स क्यों ले, और टीम को इवॉल्व करूँ और टीम के बेसिस पे मेरा परफॉर्मेंस बने। जो इंडिविजुअल राह पे चलना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में रहते हैं। इट इज़ अ हार्ड फैक्ट, बट वैसा ही है, बिकॉज़ दे वही एक समय आता है कि आपको चूज़ करना है कि आप खुद के लिए आप अपने स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, आपको सैलरी मायने रखता है, या आप एक बॉन्ड बनाना चाहते हो, या अपने एक एक सेट ऑफ टीम मेंबर्स अपने अंडर लाना चाहते हो, जो आपको हेल्प करे कि आप ग्रो कर सको। एट द सेम टाइम आपको बिज़नेस को भी थोड़ा समझना है, बिकॉज़ एज़ अ टेक्निकली चैलेंज्ड पर्सन, जो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में हो, आपको ज़्यादा बिज़नेस एंगल्स नहीं समझने मिलेंगे। आपको मैनेजर या लीडर से थोड़ा आइडियाज़ मिलेगा, बट आपको बिज़नेस नहीं समझेगा कि ओके, मुझे इतना रेवेन्यू मिल रहा है ये फ्लो से, तो मैं इस पे फ़ोकस करूँ, ये नया प्रोजेक्ट मैं अपनी टीम के लिए लेके आऊँ, ये सारी चीज़ें मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है। एंड इट इज़ जैसे मैं कह रहा था कि जब तक आप स्काई डाइविंग नहीं करोगे या रिवर राफ्टिंग में अपना पैर नहीं रखोगे, आप कभी नहीं समझोगे कि कंफर्ट ज़ोन के बाहर क्या चीज़ है। सो इट इज़ ऑलवेज़ अ टफ कॉल कि इंडिविजुअल रोल में जाओ या मैनेजर रोल में। बट आप व मतलब अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना हो, मुझे उस उनका माइंड समझना पड़ेगा कि उनका रीज़न्स क्या है कि आपको इंडिविजुअल में रहना है या एज़ अ मैनेजर ग्रो करना है। सो इट डिफर्स, जैसे पर्सन टू पर्सन उनका अलग प्रायोरिटीज़ रहता है, एंड हर एक का अपना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है। मैनेजर भी कभी ऐसा नहीं कि अ, आप मीटिंग कर रहे हो और वो गाड़ी में अपना मीटिंग ले रहा है और कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है, या फुटबॉल खेलने गया अपने किड्स के साथ है, ऐसा कुछ। आप रियलाइज़ करोगे कि सैटरडे संडेज़ को भी वो अवेलेबल रहते हैं, बिकॉज़ सडनली कस्टमर का कॉल आ गया, ये मेरा इश्यू है, ये नहीं चल रहा है, फिर
उनको पूरा टाइम रिएक्ट करना है, उनके टीम को कम्युनिकेट करना है कि ओके दिस इज़ समथिंग न्यू दैट मंडे को आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बट दे हैव टू बी फुल टाइम ऑन द कॉल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ बैलेंस्ड रोल। हम्म। करेक्ट। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जिनको सिर्फ ये लग रहा है कि मैनेजर सिर्फ काम डेलीगेट करता है, मीटिंग करता है, वो जब मैनेजर बन जाएंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मैनेजर बन के वापस फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में आए हैं। करेक्ट। तो सिद्धार्थ, नॉर्मली अभी आप इंजीनियरिंग मैनेजर बन गए, तो आपका अभी नेक्स्ट करियर मूव क्या है? ओके, गुड क्वेश्चन। करियर में मेरे नेक्स्ट स्टेप्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड, पहले तो लेवरेजिंग जनरेटिव एआई, बिकॉज मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी यूज केसेस सीख रहा हूँ। सो ऑटोमेशन प्रैक्टिसेस, जेन एआई टेक्नोलॉजी, ये सब को लेवरेज करके मैं अपने टीम को कैसे एनेबल कर पाऊँ कि वो लोग कुछ इतना कुछ कमाल कर पाएँ कि हमारे जो पूरे क्वालिटी प्रोसेसेस हैं अ, काफ़ी सुधर जाए एंड कस्टमर्स का वो फीडबैक आए। सो मैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लूँगा। इट इज़ नॉट कि मैं डायरेक्टली डायरेक्टर टू वीपी टू सीटीओ, लाइक सब लोग वही कहते हैं, बट मुझे मेरा एक पाथ सेट है कि मैं कुछ कर पाऊँ जब मैं ये रोल में हूँ। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट सिर्फ कंपनी के अंदर, मुझे का बाकी कंपनीज़ को, जैसे हम पॉडकास्ट करें, काफ़ी लोगों को इंस्पायर करना है, उनमें भी लर्निंग की भावना लानी है। सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है मेरे अंडर व्हाइल आई एम एन इंजीनियरिंग मैनेजर। अभी एआई ड्रिवन या टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, बट एट द सेम टाइम उसका वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन भी हो। लर्निंग ऑफ टेस्टिंग, उसके यूज़ केसेस पे मेरा मेन फ़ोकस है अभी। एक फ्यूचर विज़न भी है जो मैं लार्जर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर पाऊँ और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर कर सकूँ। सो और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं और कॉन्फ्रेंसेस और पॉडकास्ट के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आज हम बात करें। लॉन्ग टर्म गोल मेरा यही है कि मैं इम्पैक्टफुल रोल्स में रहूँ, अपना टेक्नोलॉजी का नॉलेज कंटिन्यूअसली ग्रो कर पाऊँ, जो भी नया आ रहा है, जैसे चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो या ब्लॉकचेन हो या एक्स-वाई-ज़ेड हो। अम, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री के टेस्टिंग और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को एलिवेट कर सकें। अ, एंड फाइनली एक सीटीओ रोल पे पहुँचूँ, जो मैं अपने जितने भी लोग होंगे मेरे अंडर, उन सबको कंटिन्यूअसली एनेबल कर पाऊँ एज़ अ लीडर, नॉट अ मैनेजर हू डेलीगेट। तो सिद्धार्थ, नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि जब 10 साल का एक्सपीरियंस होता है तो हमारा सैलरी और करियर ग्रोथ रुक जाता है। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? अ, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। इंडस्ट्री में ऐसा कहना है कि 10 साल के बाद एक एक स्टैग्नेशन आ जाता है, एक करियर गैप या कुछ आ जाता है। बट ऑनेस्टली एक मिथ है। अगर आप 10 साल के बाद भी वही स्किल्स यूज़ कर रहे हो जो शुरुआत में यूज़ की थी, तो डेफ़िनिटली ग्रोथ स्लो होगा। लेकिन अगर आप नए टूल्स, एआई, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स, डेवऑप्स प्रैक्टिसेस और जितने भी नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, उन सब का यूज़ करते जाओ, उन सब से सीखते जाओ, अपना प्रोफ़ेशनल नेटवर्क बढ़ाते जाओ, तो ऑफ़ कोर्स आपका डिमांड हमेशा हाई रहेगा। अभी जेनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ आपको नए अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। आप नीश स्किल्स जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी, एआई बेस्ड टेस्टिंग प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ये भी जानते हो कि मार्केट डायनामिक्स काफ़ी फ़ास्ट है। काफ़ी फ़ास्ट चेंज हो रही हैं। बट अपस्किलिंग इज़ व्हाट मैटर्स। अपस्किलिंग के साथ अपना करियर का ग्रोथ का स्कोप भी एक्सपैंड होता है। सो ये जर्नी भी पूरा लर्निंग ओरिएंटेड रहती है, जो आप हर फ़ेज़ में रेलेवेंट बने रहें। एंड यही मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका एरिया लिमिटेड हो, अगर आप कंफर्ट ज़ोन में आ चुके हो कि आप ये एक्स, वाई, ज़ेड चीज़ें आप सीख चुके हो, तो फिर ये सोचो कि ए से लेके एक्स तक क्या चीज़ है जो आप नहीं सीखे थे, और उस पे स्टार्ट करो फ़ोकस करना। करेक्ट। कंटिन्यूअस लर्निंग ही सॉल्यूशन है इसका। येस। तो सिद्धार्थ, नॉर्मली आप भी इंटरव्यूज लेते हो, करेक्ट?
तो हुँ, हुँ। आप जब इंटरव्यू लेते हो तो आप क्या देखते हो कि क्यूए में अगर इसको ये आता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा? वेल काफ़ी लोग टेक्निकली जाते हैं, जैसे काफ़ी लोग 3, 4, 5 राउंड्स भी लेंगे। मेरे केस में मोस्टली 2 राउंड्स रहते हैं, मैक्सिमम 2 राउंड्स। बट मैं एक हिस्ट्री बताता हूँ, जैसे इंटरव्यूज़ के वक़्त मैं कैंडिडेट के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। टेक्निकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ को क्रिएटिवली सॉल्व नहीं कर सकते, तो ग्रोथ लिमिटेड रहती है। मैं ये भी देखता हूँ कि कैंडिडेट टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑटोमेशन भी जानता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि डाइवर्स स्किल सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ़ 1 या 2 चीज़ आप जानते हो और उसी पे फ़ोकस्ड हो, कल को फ्रेमवर्क चेंज हो गया है, कल को कुछ और चेंज हो गया, आपको वापस वो सीखना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कंटिन्यूअसली सीखते जाओ, जैसे हमने अभी बात की कंटिन्यूअस लर्निंग, वही इम्पोर्टेंट है। एंड यही मैं देखता हूँ कि जब इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट्स आते हैं, उनमें कितना पैशन है, उनमें कितना ट्रू सेंस है कि वो अपस्किल कर सके, और सिर्फ़ अपस्किल नहीं, अपने साथ-साथ अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी टीम को साथ में आगे बढ़ा सकें। जैसे नॉलेज शेयरिंग या चाहे हैकेथॉन अरेंज हो रहे हों, तो उनमें पार्टिसिपेट करना, अपनी टीम को सिखाना, अ, सिर्फ़ टीम को नहीं, बडीज़ या जो भी हो, उनको थोड़ा मोटिवेट करना। एक और चीज़ जो मैं ध्यान में रखता हूँ, वो है कैंडिडेट्स का शिफ्ट लेफ्ट माइंडसेट। मतलब अर्ली स्टेज बग डिटेक्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें, कितना फ़ास्ट यूटिलाइज़ करें। जैसे ठीक है, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस अभी सब लिखते हैं, बट अगर मैं आपको एक वेबसाइट दूँ और आपको बोलूँ कि ठीक है, इसमें 20 बग्स निकालने हैं, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस? तो कभी-कभी काफ़ी लोग रहते हैं जो शायद कोई टूल्स यूज़ करेंगे और काफ़ी जल्दी वैलिड बग्स भी निकालते हैं। कभी विजुअल टेस्टिंग रह सकता है, कभी एक्सेसिबिलिटी, बट कुछ लोग सिर्फ़ ये देखते हैं कि ठीक है, फॉर्म पे मैंने इनपुट डाला और शायद स्पेशल कैरेक्टर्स डाला और मेरा टेस्टिंग हो गया, शायद सब चल रहा है, बराबर है। सो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं इंटरव्यूज़ के वक़्त कि लोगों का माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोच पाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है या नहीं। एंड उसी के साथ-साथ ये भी है कि जो क्यूए को म उनको वो रोल में एक्सपैंड करना है, वो करियर पाथ में ग्रो करना है, या उनको डेवलपमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट करना है एट सम पॉइंट, या 1 या 2 साल तक क्यूए में रहना है और फिर मास्टर्स करना है या कुछ। ये पूरा पर्सपेक्टिव भी काफ़ी काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में समझ में आता है। सो व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब वो टाइम स्पेंड करे, वो वर्थ हो उसके लिए भी और हमारे लिए भी। सो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। टेस्टिंग एक इवॉल्विंग फील्ड है जो कंटिन्यूअस लर्निंग के ही बेसिस पे चलेगा। सो यही ज़रूरत है कि जब इंटरव्यूज़ में लोग आते हैं, वो पैशन और वो क्रेज़ दिखे कि मुझे कुछ करके दिखाना है। सो ये मैं देखता हूँ। करेक्ट। क्योंकि आजकल नॉर्मली कैसे होता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि इंटरव्यू मोस्टली फ़ोकस कोडिंग पे हो गया है। ज़्यादा करके कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्टिंग के क्वेश्चन बहुत लास्ट में या कम पूछे जा रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो वही मेरे केस में शायद एक कोडिंग क्वेश्चन रहेगा पूरे इंटरव्यू में, ताकि मैं समझूँ कि उसका लॉजिक बिल्डिंग, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है। बट उस उतने में समझ में आता है कि ओके, ये टेक्निकली स्ट्रांग है या नहीं, एंड इज़ दैट पर्सन, क्या वो इंसान सीखने लायक है, क्या वो सीख सकता है इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में। अगर नहीं तो शायद कुछ और ऑप्शंस इवैल्यूएट करने पड़ते हैं, बट अगर हाँ, तो उसका डाइवर्स स्किल सेट क्या है, उसने क्या और सीखा है, और क्या हमारी टीम को भी फ़ायदा हो सकता है वो सारी चीज़ों से, और उसी के बेसिस पे ये पूरा इंटरव्यू शेड्यूल होता है। करेक्ट। तो सिद्धार्थ, नॉर्मली जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो तो आप ये भी देखते हो क्या कि कैंडिडेट ने सर्टिफिकेशन किया है क्या? और अगर आप वो कंसीडर करते हो कि नहीं, पूरा ये स्किल सेट पे ही बेस्ड होता है? वैसे सर्टिफिकेशंस का रोल रेलेवेंट है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स।
जैसे आईएसटीक्यूबी सर्टिफिकेशन किया या एआई फोकस्ड सर्टिफिकेशंस आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अटेम्प्ट किया है, कुछ नया सीखने का मौका मिला और आपने वो एक्स्ट्रा स्टेप लिया कि ये आपको करना था। अभी बहुत सारे वेज़ है सर्टिफ़िकेशन करने के, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, बट अ, जब कोई सर्टिफ़िकेशन करना चाहता है, चाहे पॉज़िटिव वे में हो या नेगेटिव वे में, बट मैं मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि उसने ये पहला स्टेप लिया। सो इट इज़ ऑफ कोर्स वैल्यूएबल, बट एट द सेम टाइम उसका जो आउटपुट है, वो सर्टिफ़िकेशंस करने से क्या वो दिख रहा है। ऐसे नहीं कि उसने सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन किया एंड अगले दिन भूल गए या 2 महीने बाद भूल गए। सो ये सिर्फ़ एक फुट इन द डोर स्ट्रैटेजी है, जो मैं बोल सकता हूँ। सर्टिफ़िकेशन आपको इनिशियल इंटरव्यूज़ और ये सब क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स पे फ़ोकस करना पड़ेगा। जो आपने सर्टिफ़िकेशंस, कोर्सेज़, बुक्स या कुछ में सीखा, अगर आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं करोगे, उसके एग्ज़ाम्पल्स नहीं बनाओगे, गिटहब में पुश नहीं करोगे या अ, डेमोंस्ट्रेट करने लायक कुछ बनाओगे नहीं, तो आपका वैल्यू डेफ़िनिटली कम रहेगा। सर्टिफ़िकेशन का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा अप्लाई कर पाओगे। सो कई बार कंपनीज़ में अप्लाई कर आप सर्टिफ़िकेशंस ट्रस्ट फैक्टर की तरह काम करता है, लेकिन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए सर्टिफ़िकेशन सिर्फ़ ऐड ऑन होता है। रियल ग्रोथ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ एंड जो टेक्निकल टेक्निकल डेप्थ्स है या गहराई है, जितना आप पूरा कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए हो या फंडामेंटल नॉलेज गेन कर पाए हो, उसी पे डिपेंडेंट रहता है। और सिद्धांत, नॉर्मली आजकल ऐसे बोला जा रहा है कि डेवलपर्स भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हुँ, आपको क्या लगता है फिर क्यूए का करियर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट एआई एआई भी हमारे रोल्स कभी नहीं ले ले पाएगा। क्यूए करियर्स का एंड ऐसा नहीं होने वाला है। डेवलपर्स अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो मेनली यूनिट टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग तक ही सीमित होता है। लेकिन टेस्टिंग का स्कोप आप खुद भी जानते हो, बहुत लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इट इज़ लिमिटलेस। अम, अगर एक दिन एक क्यूए या ऑटोमेशन इंजीनियर या एसडेट का सिर्फ़ दिनचर्या देखा जाए, एक जर्नी देखा जाए, आप सोचोगे कि वो 9 घंटे जो 9 आवर्स स्पेंड कर रहा है एक इंसान, वो भी बहुत कम है। इनफैक्ट बहुत बहुत टाइम है कि 9 टू 5 जॉब या कुछ लोग कहते हैं, बट 9 टू 9 भी नहीं रहता, उससे भी ज़्यादा रहता है। सो अगर आपका टेस्टिंग का स्कोप ब्रॉडर है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी, रिग्रेशन, एआई बेस्ड टेस्टिंग एटसेट्रा, क्यूए का काम प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ-साथ एंड यूज़र एक्सपीरियंस पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट रहता है, जो डेवलपर्स के कोर फोकस से काफ़ी अलग रहता है। डेवलपर्स कोड लिख देंगे, उनके हिसाब से थोड़े छोटे-मोटे टेस्ट लिख देंगे और पुश कर देंगे। फिर अ, हम लोग सिर्फ़ प्रोडक्शन पे धमाके देखेंगे, कस्टमर अपने पीछे पड़ेगा, यही चलते आया है और वही देखते हैं। इसलिए अब आपने देखा होगा कि सिर्फ़ डेवलपर्स का रोल नहीं है, टेस्टर्स का रोल आया था, फिर वहाँ से इवॉल्व हुआ टू ऑटोमेशन टू एसडेट और फिर वहीं से जर्नी बढ़ते जाएगा। इनफैक्ट जनरेटिव एआई का इंटीग्रेशन जो क्यूए के साथ-साथ हो रहा है, वो भी काफ़ी पावरफुल इंटीग्रेशन बन चुका है। जहाँ पे अभी क्यूए स्पेशलिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर्स और एआई बेस्ड इनसाइट्स के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेसेस को भी काफ़ी एनहांसमेंट्स मिल रहे हैं। इसलिए आज के मार्केट में डेवलपर्स और क्यूए दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ क्यूए इम्पोर्टेंट है या डेवलपर्स इम्पोर्टेंट है। वो जो फाइट, वो जो तू-तू मैं-मैं होता था, वो जा चुका ज़माना। अ, अभी पूरा कोलैबोरेशन और साथ मिल के काम करने का ज़माना है, जिसमें मैं यही कहता हूँ कि अगर हमें कुछ अचीव करना है, अगर हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी है या कस्टमर पे फ़ोकस करना है, तो हाउ कैन वी अचीव दिस टुगेदर? टुगेदर इज़ द बोल्ड वर्ड। सो
या मेन फ़ोकस वही रहता है कि हाँ, ठीक है, डेवलपर को लगता है कि ही नोज़ इट ऑल या शी नोज़ इट ऑल, बट वो सच नहीं है। और तभी इश्यूज़ आते रहते हैं प्रोडक्ट्स में। ऑफ़ कोर्स जब हम कहते हैं कि क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, टेस्ट प्रोफेशनल्स हैं वो कंपनी में, वो प्रोजेक्ट में, और उ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो गेटकीपर्स हैं, कि एक भी इश्यू ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्शन पे जाए और कस्टमर्स को इम्पैक्ट ना करे। सो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि हाँ, ठीक है, इश्यूज़ होते हैं, जाते हैं प्रोडक्शन में, बट कितना जल्दी हम उसको करेक्ट कर पाएँ एज़ अ टीम और कस्टमर को उतना बेनिफिट कर पाएँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अ, एक कहावत है इंग्लिश में, टू err इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। अभी मतलब ह्यूमन का टेंडेंसी रहता है कि वो एरर्स करे। क्वालिटी इंजीनियर्स कोई भगवान नहीं है। उनसे भी इश्यूज़ छूट सकते हैं, जैसे डेवलपर्स से काफ़ी इश्यूज़ छूट सकती हैं। सो अगर कंपेयर किया जाए, अम, मेन फ़ोकस यही रहेगा कि हाँ, ठीक है, हम लोग प्रोसेसेस इम्प्रूव करें, हम लोग अपने जो टेस्ट केसेस हैं, हम लोग अपने सिनेरियोज़ जो हैं, उनको और रिगरस बनाएँ, जितना क्लोज़ली स्टेक होल्डर्स और बिज़नेस से समझ पाएँ कि क्या वैल्यूज़ है, क्या जो हाई रेवेन्यू वाले केसेस हैं, उनके आस-पास हमने सारे सिनेरियोज़ कवर किए, तो हमारा उतना कवरेज इम्प्रूव होते रहेगा। सो इट इज़ पूरा एक मिली-भगत है, जैसे बोल सकते हैं। एक एक टीम एक्टिविटी है जो हमें साथ में मिलके निभाना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ डेवलपर्स ने टेस्टिंग कर दिया और उनका काम खत्म, या टेस्टिंग ने कोडिंग या ऑटोमेशन या डेवऑप्स के थ्रू अपना ऑटोमेशन चला दिया और परफेक्ट क्वालिटी प्रोडक्शन पे चले जाएगा। सो वही वही मैं कहना चाहूँगा। करेक्ट। तो सिद्धांत, अभी आपने एआई की भी बात की, तो अगर कोई टेस्टर है, उसको एआई के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको क्या सीखना चाहिए अगर वो एआई सीखना चाहता है तो? सो जनरेटिव एआई ने टेस्टिंग फील्ड में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सेट कर दिया है, पूरा एक रेवोल्यूशन बना दिया है। आज अगर आप एआई टूल्स को देखोगे तो काफ़ी सारे यूज़ केसेस आ रहे हैं, जैसे टेस्ट केस जनरेशन, टेस्ट डेटा क्रिएशन, या बग डिटेक्शन, या इनफैक्ट डॉक्यूमेंट जनरेशन, और काफ़ी सारे और इंटीग्रेशंस भी कर सकते हैं हम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेस्टर्स अपने फ्लोज़, अपने सॉफ्टवेयर को मैन्युअली टेस्ट करते थे, उनकी नीड कंप्लीटली खत्म हो गई। एज़ अ टेस्टर आपको एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी हो, कोडेक्स हो, जेमिनी हो, जीपीटी-4 या कोई भी, उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, जो आपको कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन जैसे टास्क में हेल्प कर पाए। आपको मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज़ समझने चाहिए, क्योंकि एआई बेस्ड टेस्टिंग के साथ-साथ काम करने में ये नॉलेज काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। जेनरेटिव एआई से आप टेस्टिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, और आप कॉम्प्लेक्स टेस्ट सिनेरियोज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हो। सो इ एक एक यही कहावत है कि जेनरेटिव एआई आपके जॉब्स लेने के लिए नहीं आया है, आपको और क्रिएटिव बनाने आया है। सो उसको जितना एम्ब्रेस कर पाओगे, उससे काफ़ी कुछ सीख पाओगे, और उसको सही जगह इस्तेमाल करोगे, उसी से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। सो मेरा एक टेक अवे है इससे, आप जब एआई को लेवरेज कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अ, छोटे से शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। 1 या 2 ऐसे यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करो जिससे आपको वैल्यू मिलेगा। जब आपको वैल्यू दिख रहा है, वहाँ से स्केल करो, वहाँ से आप उस वैल्यू को दिखाओ अपने कंपनी में, अपने मैनेजर्स को, अपनी टीम को, जिससे उनको दिखे कि ओके, इससे बेनिफिट मिल सकता है, और फिर वो वाइड स्प्रेड होते जाएगा। क्योंकि एआई के कैपेबिलिटीज़ को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग चाहिए, और उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी टेस्टिंग के इस दुनिया में एआई का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और इसमें जहाँ तक हो सके आपको अपस्किल करते रहना चाहिए। यही मेरा टेक अवे रहेगा। सिद्धांत, नॉर्मली आपको करंट जॉब मार्केट कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए? आप भी हायर कर रहे हो अभी के हायरिंग स्टॉप है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए? ओके, गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे रोल्स अभी इसी साल में क्लोज़ किए, बोथ क्यूए और एसडेट।
सो येस, इफेक्टिवली ऑन द गो हम लोग हायर करते जाते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, काफ़ी स्कोप बढ़ते जाता है, हमें और लोग चाहिए और आइडियाज़ चाहिए जो और ऐसा रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है कि हमें सिर्फ़ एक्सपीरियंस चाहिए या इंटर्न्स चाहिए। बिकॉज़ जब जब पूरा वो एज ग्रुप फैक्टर रहता है, एक्सपीरियंस फैक्टर रहता है, जो नए आते हैं जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज, वो लोग भी अपना काफ़ी यंग माइंडसेट लेके आते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ पैशनेट रहते हैं, कुछ कोई नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। सो हम लोग वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में उनको इवॉल्व करते हुए देखते हैं। और जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जो हम हमें कोई प्रोजेक्ट्स को काफ़ी जल्दी डिलीवर करना हो या उनको स्केल करना हो, तो हम लोग उनके एक्सपीरियंस के थ्रू उनको लेवरेज करते हैं। सो उसके बेसिस पे हम लोग हायर करते हैं। सो अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए जॉब मार्केट काफ़ी डायनामिक है। वैसे जेनरेटिव एआई और ऑटोमेशन के इंटीग्रेशन से डिमांड बढ़ती जा रही है, बट क्योंकि कंपनीज़ टेस्टिंग के प्रोसेसेस को एफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, सो उनका फ़ोकस अभी थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स स्किल सेट्स पे है, जैसे मैंने बात की। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ़ एक ही ट्रैक पे हो और उसी पे फ़ोकस रहे हो। सो उसी के साथ-साथ ये भी सच है कि कैंडिडेट से हायर स्किल सेट्स की डिमांड है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी कंपनीज़ में सिर्फ़ कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि उनको एकदम स्किल्ड एसडेट या स्किल्ड इंजीनियर्स मिले जिनको टेस्टिंग का आइडिया हो। ऑफ कोर्स ज़रूरी है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स और बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स, बट ए अगर आप पूरे सालों भर साल और हर साल देखोगे तो मैनुअल जो टेस्टिंग करते हैं लोग, उनका रोल्स खत्म नहीं हुआ है। अभी तक वो रोल्स रेलेवेंट है और आगे भी रेलेवेंट होते रहेंगे। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर्स और एसडेट्स की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑर्गेनाइजेशंस रियल टाइम टेस्टिंग और सीआई/सीडी प्रैक्टिसेस को अडैप्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑटोमेशन नॉलेज होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर मैनुअल जो जो टेस्टर्स हैं, जो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, जो जिनका फ़ोकस मैनुअल अप्रोच पे है, अगर उनको ऑटोमेशन नहीं सीखना है, उसी पे रिस्ट्रिक्टेड रहना है, ऑफ़ कोर्स उनका डिमांड कम रहेगा, उनका शायद सैलरी भी थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेशन, एज़ कम्पेयर टू एसडेट, बिकॉज़ बाकी लोग थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हैं, उनको टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन्स समझना है, उनको कंट्रीब्यूट करना है और एक डिफरेंस लाना है वो कंपनी में। सो ये भी देखना होगा कि अगर कैंडिडेट्स कितने इनोवेटिव रहते हैं और जो नए टेक्नोलॉजीज़ है, उन पे काम कैसे कर पाते हैं इफ़ेक्टिवली, अगर वो इंटीग्रेट कर सकते हैं विद उनका जो करंट फ्रेमवर्क हो, उनका करंट टेक्नोलॉजी, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अभी जॉब ओपनिंग्स अगर देखा जाए तो आप लिंक्डइन, ग्लासडोर, नौकरी, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं, अगर लोगों को अप्लाई करना रहता है, सो उन पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि यहाँ लेटेस्ट ट्रेंड्स और कंपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेट रहते हैं कि कंपनी क्या देख रही है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस क्लियरली मेंशन्ड रहते हैं। सो हाँ, मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये रोल डाई हो रहा है बिकॉज़ ऑफ एआई, बिकॉज़ ऑफ अ, डेवलपर्स जो टेस्टिंग कर रहे हैं या कुछ। ये फ़ील्ड कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहेगा एज़ लॉन्ग एज़ आप एक लर्निंग भावना लेके आओगे, एक टेस्टिंग माइंडसेट लेके आओगे, आपको एक डिफरेंस बनाना है और स्केल करते हुए देखना है। सो ओवरऑल आपका पैशन, आपका ज़ील, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन फैक्टर ही आपको आगे लेके जाएगा। करेक्ट। क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी रिसेशन चल रहा है, ओपनिंग्स नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि ओपनिंग्स बंद है क्या कंप्लीटली? समझा, राइट। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ओपनिंग्स है, आपके स्किल सेट आपको अगर स्किल्स हो गए तो आपके लिए ओपनिंग्स है, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज़ मैंने अभी काफ़ी कंपनीज़ के करियर वेबसाइट्स पे भी देखा, वो लोग वीआईपी एक्सेस करके भी करियर पोर्टफोलियोज़ के लिए देख रहे हैं कि अगर आप पैशनेट हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल डालो, आपका रिज़्यूमे डालो, आपने क्या डिफरेंस बनाया है। अगर आप फ्रीलांसर भी हो और आपने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसको लिस्ट आउट करो, तो वी विल कॉन्टैक्ट यू, वी विल क्रिएट अ ओपनिंग फॉर यू। सो अगर ये सारी कंपनीज़ ऐसे सब भी सोच रहे हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, जो
लोगों को कंटिन्यूअसली रेलेवेंट रखेगा। बट अंत में यही कहना है कि आप पैशनेट रहो और ये वर्ल्ड रुकने वाला नहीं है, सो सीखते रहो और दूसरों को सिखाते रहो। तो सिद्धांत, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो उनको? बिल्कुल। तो ये सब सुनने के बाद इनफैक्ट हमने काफ़ी कुछ सीखा, समझा और शेयर किया आज। बट मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप अपने करियर को एक जर्नी समझें, ना कि सिर्फ़ एक डेस्टिनेशन। सो इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कहावत है, सो योर जर्नी, आई मीन लाइफ इज़ अ जर्नी, योर करियर इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। सो टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। जैसे मैंने कहा, ये दुनिया ये कभी रुकेगी नहीं। वैसे ही टेक्नोलॉजी कभी रुकने वाली नहीं। सो अपना जो लर्निंग एटीट्यूड है उस पे काम करते रहो। जितना सीख सकते हो उतना सीखना इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, सो जो 1 या 2 चीज़ हैं उस पे रिस्ट्रिक्टेड मत रहो। जितना नया कुछ सीख सको, डाइवर्स सीख सको, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यूए के फील्ड में आपको सीखने और अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जनरेटिव एआई जब से आया है पिछले साल से, उसी के साथ-साथ जो भी नए टूल्स और टेक्नीक्स आप सीख रहे हो, उन्हें ज़रूर अप्लाई करो और शेयर करो। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया डेमोंस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो और आप कुछ मतलब लोग आपसे सीख भी नहीं पाएँगे। सो जित जो आप नया सीख रहे हो, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखो। अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। नेटवर्किंग भी करना ना भूलना। कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप्स, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनो। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर नए चीज़ें, नए चैलेंजेस को अपनाना होगा। लास्ट अंत में मैं यही कहूँगा कि किसी भी रोल में क्वालिटी और एक्सीलेंस का फ़ोकस कभी मत खोना, क्योंकि यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अपने पैशन को फ़ॉलो करो और कभी भी सीखना मत छोड़ना। दैट इज़ हाउ आई वुड एंड माय टॉक। सो थैंक यू सो मच सिद्धांत, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर शेयर की। होप इससे लोगों को हेल्प मिले और वो अपने करियर में ग्रो हो। सो थैंक यू सिद्धांत। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड आई होप ये सारे इनसाइट्स जो हमने आज शेयर किए काफ़ी लोगों को इंस्पायर करें, काफ़ी लोग इनसे सीखें। और अगर कुछ भी डाउट्स हो, कभी भी हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे या मेरे वेबसाइट पे। सो थैंक यू एवरीवन अगेन। या, थैंक यू सिद्धांत।